30 जनवरी 1948 नई दिल्ली का बिरला हाउस। सर्दियों की हल्की शाम थी। घड़ी की सुइयां 5 बजने के करीब थीं। बगीचे में सैकड़ों लोग पहले से मौजूद थे। हर कोई एक ही शख्स की एक झलक पाने आया था, महात्मा गांधी। कोई आशीर्वाद की आस में खड़ा था तो कोई अपने सवालों और शिकायतों के जवाब ढूंढ रहा था। आज गांधी जी को प्रार्थना सभा में आने में थोड़ी देर हो रही थी। दरअसल शाम 4 बजे से उनकी बैठक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही थी, जो अपेक्षा से कुछ लंबी खींच गई थी। करीब 5:01 पर गांधी जी अपनी 2 सहयोगियों आभा और मनु के साथ धीरे धीरे प्रार्थना सभा की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम शांत थे, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, सत्य और अहिंसा का वही संदेश। लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गांधी जी ने मुस्कान से उत्तर दिया। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर सांस रुककर उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसी भीड़ में एक दुबला पतला युवक भी खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं और आंखों में एक अडिग निर्णय। उसके हाथ में छुपा था एक छोटा हथियार और उसके मन में एक ऐसा विचार जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। गांधी जी जैसे ही प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे, वह व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने झुककर चरण छूने का नाटक किया। आभा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल 3 गोलियां चलीं। भीड़ एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर चारों ओर चीख पुकार मच गई। गांधी जी के होंठों से बस 2 शब्द निकले, हे राम, और वे जमीन पर गिर पड़े। उस एक पल में देश का दिल थम गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी सवाल कायम है। गांधी जी की हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के लिए हत्यारा है तो किसी के लिए नायक। आखिर कौन था नाथूराम गोडसे, जिसकी चर्चा देश की आजादी की किसी कहानी में तो नहीं हुई, पर बाद में यह रातों रात अखबारों के पहले पन्ने पर छा गया। क्या थी नाथूराम गोडसे की असलियत, और आखिरकार क्या थी वह वजह जो उसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारना पड़ा। नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे शहर के बारामती में हुआ था। उसके पिता विनायक व मनराव गोडसे पास के ही एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया करते थे, जबकि उसकी मां लक्ष्मी एक हाउसवाइफ थी। नाथूराम के जन्म से पहले उसके माता पिता को एक बेटी और 3 बेटे हुए थे, लेकिन उनके तीनों बेटे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गए। इसलिए उसके माता पिता ये मानने लगे थे कि उनके परिवार में सिर्फ लड़की ही बच सकती है। इस अंधविश्वास के चलते जब उनके घर नाथूराम पैदा हुए तो उन्होंने उन्हें एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और उनकी नाक छेद कर एक नथ भी पहना दी गई। नाक में नथ पहनने के कारण उनका नाम जो पहले रामचंद्र था वो नाथूराम पड़ गया। उसके बाद उसके भाई दत्तात्रेय, बहन शांता, फिर भाई गोपाल और गोविंद का जन्म हुआ। क्योंकि कि नाथूराम के जन्म के बाद घर में कोई लड़का पहले की तरह मरा नहीं था, इसलिए उनका परिवार मानने लगा कि नाथूराम ने ही घर को हर श्राप से मुक्त किया है। पोस्ट ऑफिस में काम करने के कारण उनके पिता का लगातार ट्रांसफर होता रहता था। एक बार उनका ट्रांसफर एक गांव में हो गया। वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था और गोडसे के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी की पढ़ाई करे, इसलिए नाथूराम को पढ़ने के लिए उनकी मौसी के घर भेज दिया गया। लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इस वजह से वो 1928 में 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया। उन्हें स्कूल से नफरत सी हो गई थी, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के पास रहने आ गया। 1929 में उनके पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी में हुआ और यहीं से नाथूराम गोडसे के जीवन में अहम बदलाव आना शुरू हुआ। उस समय तक महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जरिए देश में काफी पॉपुलर हो चुके थे। गांधी जी लोगों से विदेशी कपड़ों को त्याग कर खादी कपड़े पहनने और साथ ही कांग्रेस में शामिल होने को कहते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर देश के कई हिस्सों में हजारों लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन मुंबई और रत्नागिरी में भी होते थे, जिनमें नाथूराम गोडसे ने भी एक फॉलोअर के तौर पर नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया।
इसी साल 1929 में गोडसे की मुलाकात सावरकर से हुई, जो उन दिनों भारत के हिंदुत्व के प्रचार प्रसार को लेकर काफी एक्टिव था। सावरकर से मिलने के बाद नाथूराम उसके हिंदुत्व के विचारों से काफी प्रभावित हुआ। उसने सावरकर के लेखों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब गोडसे के सामने दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी। एक कांग्रेस थी जो सेकुलर इंडिया की बात करती थी, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिंदू राष्ट्र चाहती थी। गोडसे सावरकर और उसके लेखों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेकुलर कांग्रेस से ऊपर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को रखा। 1932 में जब उनके पिता के रिटायर होने के बाद उनका परिवार रत्नागिरी से सांगली शिफ्ट हुआ, तो गोडसे ने वहां आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। वह आरएसएस के कार्यक्रमों में जोर शोर से हिस्सा लेने लगा, लेकिन इसी दौरान जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, तो नाथूराम गोडसे ने घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूरन नौकरी करने से लेकर फल बेचने तक कई कामों में हाथ आजमाया। इसके बाद उसने सिलाई का काम सीखा और वह संघ के लोगों के भी कपड़े सिलने लगा। उसका काम चल पड़ा और वह अपनी कमाई से हर महीने कुछ रुपया घर भी भेजने लगा। रेगुलर आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और उनके ही कपड़े की सिलाई करने के कारण उसकी जान पहचान आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं से होने लगी। उसी समय देश में हिंदू महासभा भी काफी पॉपुलर हो रही थी। 1937 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट सावरकर बने और तभी गोडसे ने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा के लिए भी काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली। आरएसएस और हिंदू महासभा ज्वाइन करने के बाद नाथूराम गोडसे पूरी तरह से हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड हो चुका था और उसे अब कांग्रेस और गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की बातें बिल्कुल खोखली लगने लगी थीं। गोडसे ने अखबारों में आर्टिकल्स लिखने और आंदोलनकारियों के बीच भाषण देने भी शुरू किए, जिससे वह आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा। 1938 में जब आर्य समाज हैदराबाद के निजाम द्वारा हिंदुओं के अधिकारों को दबाए जाने के खिलाफ सत्याग्रह कर रहा था, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी। हैदराबाद के हिंदू निजाम से बहुत खुश थे और यही बात सभी हिंदू संगठन को चुभने लगी, क्योंकि उनको सेकुलरिज्म से चिढ़ थी। वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे और जहां हिंदू खुश होते वो वहां पहुंचकर माहौल खराब करते और हिंदू को दिखाते कि वो खतरे में हैं, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। चलो इस मुद्दे पर हम फिर कभी वीडियो लेकर आएंगे। स्टोरी पर चलते हैं। तब इस सत्याग्रह में आर्य समाज के साथ हिंदू महासभा भी जुड़ गई। निजाम के खिलाफ किए जा रहे प्रोटेस्टर्स के एक ग्रुप का नेतृत्व नाथूराम गोडसे ने भी किया, लेकिन हैदराबाद में निजाम का इस कदर दबदबा था कि विरोध में उठ रही आवाजों को दबाने के लिए उनके एक इशारे पर प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला जाने लगा। नाथूराम को भी अरेस्ट करके करीब 1 साल के लिए हैदराबाद की जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों का ध्यान भारत से हटकर वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा चुका था। भारत में अपनी डीली पकड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडियन फ्रीडम की बात करने वाले रेवोल्यूशन के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे थे। 1942 में जब से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, तब से देश में आंदोलन और उग्र हो चुका था। इसके बाद हजारों आंदोलनकारियों को पकड़ के जेल में डाला जाने लगा और आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अंग्रेजों की जी हुजूरी से लेकर हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने तक हर पत्रा आजमा रही थी। इनको अंग्रेजों ने खुली छूट दे दी थी, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी और हिंदू संगठन की पॉलिसी सेम थी। फूट डालो राज करो नीति। ऐसी सिचुएशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को अग्रेसिव उठा रही थी। इसी बीच गोडसे ने नारायण दत्तात्रेय आप्टे के साथ मिलकर 1942 में हिंदू राष्ट्र दल नाम से अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हिंदू राष्ट्र दल को आरएसएस और हिंदू महासभा ने खूब सपोर्ट किया, जिससे जल्दी ही ये ऑर्गेनाइजेशन आसपास के क्षेत्रों में पॉपुलर हो गया। आप्टे और गोडसे के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों हर एक्टिविटी में एक दूसरे का साथ देने लगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर मराठी न्यूज़पेपर अग्रणी को स्टार्ट किया और उसके माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे। उनका न्यूज़पेपर कांग्रेस का घोर विरोधी था,
जिसके लेखों में गांधी जी के नॉन वायलेंस और सेकुलरिज्म की नीतियों का जमकर विरोध किया जाता था, उसके अखबार में इस कदर ट्रेड होती थी कि इस अखबार को बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन गोडसे इससे भी नहीं रुका और उसने बाद में हिंदू राष्ट्र नाम से भी एक अखबार शुरू किया। वो हर मौके पर गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाकर उन्हें क्रिटिसाइज करता रहा। गोडसे के हिसाब से गांधी जी की अहिंसा की नीति से हिंदू कम्युनिटी को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते हैं उसे सिर्फ उनके हिंदू फॉलोअर्स ही फॉलो करते हैं, जिस वजह से दंगों में उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों का शिकार बनना पड़ता है। गोडसे का इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि उसके माइंड के हर हिस्से में गांधी जी के लिए नफरत भर चुकी थी। यह नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि गोडसे अब गांधी जी को मारने का मौका ढूंढने लगा। मई 1944 में आगा खान पैलेस प्रिजन कैंप से होने के बाद गांधी जी पंचअग्नि के आश्रम में रहने लगे थे। इस बीच उनकी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह लगभग हर रोज पब्लिक गैदरिंग्स और प्रेयर मीटिंग्स के जरिए लोगों से प्रेम से रहने की अपील करते थे। जुलाई 1944 की एक शाम गोडसे अपने 18 से 20 साथियों के साथ यहीं आ पहुंचा और गांधी जी के विरोध में नारे लगाने लगा। गांधी जी ने उससे शांति से बैठकर बात करने को कहा, लेकिन गोडसे ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। जब गांधी जी ने शाम की प्रेयर शुरू की तो इसी बीच मौका देखते हुए गोडसे भीड़ को चीरते हुए चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो उन पर चाकू से वार करने ही वाला था कि तभी वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। गोडसे और उसके साथी पकड़े जाने से पहले ही वहां से भाग निकले। उसने करीब 2 महीने बाद फिर से गांधी जी को मारने की कोशिश की। सितंबर 1944 में गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने बंबई जाने वाले थे ताकि जिन्ना को पाकिस्तान की मांग से पीछे हटने के लिए मनाया जा सके। लेकिन जब गोडसे को गांधी जी के जिन्ना से मिलने जाने के बारे में पता चला तो वो उनको मारने के लिए फिर से पंचअग्नि आ पहुंचा। उसने एक बार फिर से चाकू से गांधी जी को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका प्लान आश्रम के लोगों ने नाकाम कर दिया। 2 बार गांधी जी की हत्या की कोशिश के बाद भी गोडसे को कोई सजा नहीं दी गई थी। वो भी बार बार अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से निराश होकर फिर से अपने अखबार के जरिए कांग्रेस और गांधी जी की नीतियों पर जोरदार प्रहार करने लगा। इसके बाद देश ने वह बुरा वक्त देखा जिसे कई दशकों बाद भी भुलाया नहीं जा सका और न आगे कभी भुलाया जा सकेगा। इस बुरे वक्त का पहला पन्ना 1946 में कोलकाता में हुए नरसंहार और हजारों लोगों के खून से सना हुआ है। यह दिन देश को तब देखना पड़ा जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। चूंकि जो आज बांग्लादेश है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। हिंदू मुस्लिम दंगों ने कोलकाता को अपनी चपेट में ले लिया। दंगों की यह आग कोलकाता से नोआखली बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों तक फैल गई। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर गांधी जी ने जो बयान दिया उसने सभी हिंदू नेशनलिस्ट के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने अपने अखबार हरिजन के एक लेख में लिखा कि अगर कोलकाता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वो न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते। उनके इस लेख ने हिंदुओं को बड़े स्तर पर निराश किया था। उनके इस बयान से गोडसे का यह विश्वास और पक्का हो चुका था कि गांधी जी हिंदू विरोधी हैं और हमेशा मुस्लिमों की ही चिंता करते हैं। इस नाजुक समय का मुस्लिम लीग ने भरपूर फायदा उठाया और आखिरकार कम्युनिस्ट को भड़काकर मुस्लिम लीग को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। 1 साल बाद माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। बंटवारा होने के बाद भी दंगों की आग शांत नहीं हो सकी और हाल यह था कि पाकिस्तान से जब कोई ट्रेन भारत आती तो पूरी ट्रेन हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी होती थी और जो ट्रेन भारत से पाकिस्तान जाती तो उसमें मुसलमानों की लाशें भरी होती। कहीं हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था तो कहीं मुस्लिमों पर। दंगों की इन लपटों में दिल्ली भी उलझा हुआ था जहां भयंकर मारकाट हो रही थी। ऐसे में जब हिंदू और मुस्लिम का एक साथ बैठना तो दूर, उनका एक रास्ते से गुजरना भी खतरा बना हुआ था। तब भी गांधी जी दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति कायम करने में लगे हुए थे। उन्होंने सितंबर 1947 में
दिल्ली आकर दोनों धर्मों के लोगों की आपबीती सुनी। गांधी जी ने सबको मिलकर रहने की अपील करते हुए कहा कि भारत सबका देश है और यहाँ खुशी खुशी रहने का मुसलमानों को भी हक है। इसके बाद गांधी जी सब धर्मों के लोगों में एकता लाने के लिए मल्टी रिलीजियस प्रेयर्स की सभाएं भी आयोजित करने लगे, जिसमें वह लोगों के सामने भजन, बाइबल पाठ और कुरान की आयतें नियमित रूप से पढ़ा करते। पार्टीशन और उसके बाद हो रहे दंगों से पूरा भारत दुखी था। मुस्लिम लीग बड़ी चालाकी से मुस्लिमों के नाम पर पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश छीन कर ले गई थी और ऐसे में भी गांधी जी सेकुलरिज्म और भाईचारे की बातें करते थे, जो गोडसे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पार्टीशन के लिए भी गांधी जी को जिम्मेदार मानता था, जबकि गांधी जी हमेशा से बंटवारे के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना से कई बार मुलाकात की थी और एक बार तो उन्होंने बंटवारा रोकने के लिए जिन्ना को यूनाइटेड इंडिया का प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दे दिया था। जब देश का बंटवारा हुआ था तब भी गांधी जी ने इस बंटवारे को गलत बताया था, लेकिन गोडसे के अंदर गांधी जी के लिए इस कदर जहर भर चुका था कि कोई भी बात उसकी नफरत को कम नहीं कर सकती थी। उसके हिसाब से गांधी जी बंटवारे के बाद भी मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रहे थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी भारत में हिंदुओं से तो मुस्लिमों के साथ शांति से रहने की अपील करते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। उसका यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी अनशन करने वाले हैं। गांधी जी के अनशन पर बैठने के 2 कारण थे और दोनों ही कारणों से गोडसे बहुत नाराज था। पहला कारण यह था कि दिल्ली में हिंसा और आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में इस अनशन के जरिए गांधी जी दंगाइयों पर नैतिक दबाव डालकर इस दंगे को शांत करना चाहते थे। इसके अलावा उनके अनशन का दूसरा कारण भारत सरकार पर दबाव बनाने का, ताकि भारत पाकिस्तान को उसके बचे हुए 55 करोड़ लौटा दे। जब देश का विभाजन हुआ था तो सरकारी संपत्ति के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सरकारी खजाने में मौजूद रुपया भी बटा था। पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए थे, जिनमें से भारत सरकार ने शुरू में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ दे दिए थे, लेकिन 55 करोड़ का पेमेंट भारत ने रोक दिया था। हिंदू नेशनलिस्ट इस वजह से गांधी जी के अनशन पर बैठने से काफी ज्यादा नाराज थे। उनका मानना था कि जब पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को जबरन हड़पने में लगा हुआ है, तब भी गांधी पाकिस्तान के हित की बात कर रहे हैं। जो पैसा भारत सरकार पाकिस्तान को देगी, पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। लेकिन हिंदू नेशनलिस्ट की नाराजगी के बाद भी गांधी जी अपनी दोनों मांगों को लेकर अनशन पर बैठे रहे। उनका कहना था कि उन 55 करोड़ रुपयों पर पाकिस्तान का अधिकार है और भारत को यह रुपए हर हाल में पाकिस्तान को दे देने चाहिए। गांधी जी के अनशन को तोड़वाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनसे मुलाकात की, लेकिन वह अनशन से नहीं उठे। उनके डटे रहने से जब सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ जल्द से जल्द लौटाने की बात मान ली और हिंदू एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी गांधी जी को भरोसा दिला दिया कि आगे हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर रहेंगे, तो गांधी जी ने 18 जनवरी को अनशन तोड़ दिया। यह सब देखकर गोडसे के सब्र का बांध टूट चुका था। उसे यह बात खाई जा रही थी कि कैसे भारत सरकार और भारतीय लोग गांधी जी के इशारे पर चलते हैं। उसको लगने लगा था कि गांधी जी की रिलीजियस टॉलरेंस और नॉन वायलेंस पॉलिसी पहले ही पाकिस्तान के निर्माण का कारण बन चुकी है, जिससे लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। और अगर गांधी जी को नहीं रोका गया तो इसका हर्जाना आगे भी हिंदुओं को ही चुकाना पड़ेगा। वो पहले गांधी जी को मुस्लिमों का हितेश मानता था और अब उसके अंदर गांधी जी की छवि पाकिस्तान सपोर्टर की बन गई थी। गोडसे ने तय कर लिया कि वह हर हाल में गांधी जी की हत्या करेगा। इसके बाद नाथूराम गोडसे नारायण आपटे के साथ दिल्ली आ गया। यहां दोनों ने नकली नामों से मरीना होटल में एक कमरा लिया। इसी कमरे में नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, मदन लाल पहावा, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे ने यह तय किया कि बिरला हाउस में 20 जनवरी को गांधी जी की प्रार्थना सभा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। बम विस्फोट मदन लाल पहावा को करना था, जिसके बाद बम से भगदड़ मचने पर गांधी जी पर गोलियां बरसाने की जिम्मेदारी दिगंबर बड़क की थी। इस प्लान को अंजाम देने से पहले वो लोग कई बार बिरला हाउस का जायजा लेते रहे। इस सब में तय तारीख 20 जनवरी आ गई। नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, मदन लाल पहावा,
विष्णु करकरे, दिगंबर बड़धुग, गोपाल गोडसे और शंकर किस्तैया अपने काम को अंजाम देने के लिए टाइम से ही बिरला हाउस पहुंच गए। बिरला हाउस में जब गांधी जी की इवनिंग प्रेयर मीटिंग शुरू हुई तो मदन लाल पहवा ने भीड़ से कुछ दूर पर एक बम विस्फोट कर दिया, लेकिन वो एक क्रूड देसी किस्म का बम था, जिस वजह से वहां ज्यादा बड़ा धमाका नहीं हो सका। साथ ही दिगंबर बड़धग जिसे गोली चलानी थी, उसके एंड टाइम पर ऐसा करने में हाथ कांप गए और वह वहां से भाग निकला। लेकिन इस बीच मदन लाल पहावा को पकड़ लिया गया। मदन लाल पहावा के अलावा बाकी सब वहां से भागने में कामयाब हो चुके थे। मदन लाल पहावा ने पुलिस कस्टडी में गोडसे का सारा प्लान खोल दिया था, इसलिए पकड़े जाने के डर से नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ दिल्ली छोड़ दी और कानपुर, बॉम्बे, पुणे और ग्वालियर में जगह बदल बदल कर रहने लगा। वो ग्वालियर में हिंदू महासभा के एक मेंबर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे से मिला, जिसने उसे 7 चैम्बर की एक सेमी ऑटोमेटिक एम 1934 बरेटा पिस्टल दी। गोडसे पिछले प्रयास की नाकामी से परेशान था। उसने अब ठान लिया था कि गांधी जी की हत्या वह खुद इसी पिस्टल से करेगा। इसके बाद वो नारायण आप्टे के साथ फिर से दिल्ली आ गया। पुलिस एक्शन के भय से इस बार वो मरीना होटल नहीं गया, बल्कि वो और नारायण आप्टे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ठहरे। गोडसे का प्लान 30 जनवरी की शाम को गांधी जी को उनकी प्रार्थना सभा में ही मारने का था। प्लानिंग की गई कि बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में पहुंचा जाए। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीद कर लाया गया, लेकिन जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उसे लगा कि बुर्के से पिस्टल निकालने में मुश्किल आएगी, इसीलिए बुर्का पहनने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद गोडसे ने खाकी कपड़े पहने, अपनी बरेटा पिस्टल निकाली, उसमें 7 गोलियां भरी और एक तांगा करके गांधी जी की प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस निकल गया। 20 जनवरी को हुए हमले के बाद बिरला हाउस में 30 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन इस दिन गांधी जी के साथ रहने वाले पुलिसकर्मी एपी भाटिया गैर हाजिर थे। उस दिन उनकी कहीं और ड्यूटी लगा दी गई थी। उनकी जगह पर गांधी जी की सुरक्षा में कोई तैनात नहीं किया गया। हर दम उनके संग रहने वाले उनके अटेंडेंट गुरु बचन सिंह भी उस दिन वहां मौजूद नहीं थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा का टाइम शाम के 5 बजे का फिक्स था, लेकिन उनकी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग कुछ लंबी खिंच गई और वह 5:01 पर फ्री हो सके। अब तक करीब 250 लोगों की भीड़ गांधी जी की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी थी, जिसमें से एक नाथूराम गोडसे भी था, जो गांधी जी के वहां आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे गांधी जी अपनी दोनों सहयोगियों आभा और मनु के कंधों का सहारा लेकर प्रार्थना सभा की ओर आते हुए दिखे। गांधी जी प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे ही थे कि नाथूराम गोडसे ने उनकी तरफ बढ़कर उनके पैर छूने का नाटक किया, लेकिन जब उसे ऐसा करने से गांधी जी की सहयोगी ने रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का देकर एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां गांधी जी पर दाग दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गांधी जी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनके मुंह से केवल 2 शब्द निकले, हे राम। कुछ देर बाद वहां मौजूद डॉक्टर बीपी भार्गव ने गांधी जी को चेक किया और करीब 5 बजे और 40 मिनट पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। पूरा देश बापू की मौत की खबर से सन्न था। खबर मिलते ही पंडित नेहरू भी तुरंत बिरला हाउस पहुंच गए और वह बापू के खून से लथपथ शरीर से लिपट कर रोने लगे। हर तरफ शोक पसरा हुआ था। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी की मौत से इतना गहरा धक्का पहुंचा कि उन्होंने गांधी जी की हत्या को अपनी नाकामी मानते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार न हुए और उन्होंने सरदार पटेल का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। गांधी जी पर गोली चलाने के बाद गोडसे वहां से भागा नहीं था, वो वहीं खड़ा रहा और उसे फिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोडसे के अरेस्ट के बाद गांधी जी की हत्या की प्लानिंग के आरोप में नारायण आप्टे, शंकर किस्तैया, विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे और दिगंबर बड़ग को अरेस्ट किया गया। इस केस का ट्रायल मई 1948 में शुरू हुआ और इस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली के लाल किले में स्पेशल कोर्ट बनाया गया। स्पेशल जज आत्माचरण की कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। जून 1948 से नवंबर 1948 के बीच स्पेशल कोर्ट में कुल 149 गवाहों ने अपनी गवाही दी।
जब गोडसे को अपना पक्ष रखने का मौका मिला तो उसने 30,000 शब्दों का अपना एक कन्फेशन पढ़ा। उसका डिफेंस दो मुख्य आर्गुमेंट पर आधारित था। पहला यह कि गांधी के मर्डर के लिए केवल वही रिस्पॉन्सिबल था, और दूसरा यह कि उसका यह एक्ट किसी पर्सनल ग्रज के कारण नहीं बल्कि पूरी तरह से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रेरित था। 10 फरवरी 1949 को स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और 5 अन्य को दोषी पाया गया। गोडसे और आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। विष्णु करकरे, मदन लाल पहावा, शंकर किस्तैया और गोपाल गोडसे को उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि दत्तात्रेय परचुरे को 7 साल की सजा सुनाई गई। सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और दिगंबर बड़ग सरकारी गवाह बन गए। बाद में गोडसे समेत सभी आरोपियों ने इस फैसले को पंजाब हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में 3 मेंबर्स बेंच ने इस केस की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गोडसे ने किसी लॉयर की मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपना केस खुद लड़ेगा। अपनी अपील में गोडसे ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया कि गांधी जी की हत्या एक कंस्पिरेशन थी। इस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दत्तात्रेय परचुरे और शंकर किस्तैया को बरी कर दिया, लेकिन बाकी सभी की सजा को बरकरार रखा। बाद में गोडसे ने प्रिवी काउंसिल में भी अपील करने की कोशिश की, जो उस समय देश का उच्चतम न्यायालय था, लेकिन वहां उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को गांधी जी की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के केवल 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया था। सरदार पटेल ने आरएसएस को एक चिट्ठी में यह भी लिखा था कि आरएसएस के हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा होता है। इसी का नतीजा है कि देश को गांधी जी का बलिदान देना पड़ा। इसके बाद सरदार पटेल ने आरएसएस से लिखित बयान लिया था कि वह मात्र एक सांस्कृतिक संगठन बन के रहेंगे और कभी राजनीति में नहीं आएंगे। जुलाई 1949 में कुछ कंडीशंस के साथ आरएसएस पर से बैन हटा दिया गया। हालांकि गांधी जी की हत्या के बाद जब शक की सुई आरएसएस की तरफ घूमी थी, तब आरएसएस ने साफ कर दिया था कि गोडसे ने कई साल पहले ही आरएसएस को छोड़ दिया था। खुद गोडसे ने भी अपने बयान में इस बात का दावा किया था कि वह बहुत पहले ही आरएसएस को छोड़ चुका था, लेकिन नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे और उनके परिवार वाले आखिर तक यह दावा करते रहे कि नाथूराम गोडसे ने कभी आरएसएस को नहीं छोड़ा था। इसके अलावा इस केस से जुड़ी एक जरूरी बात यह थी कि गोडसे ने ट्रायल के दौरान गांधी की हत्या को लेकर जो स्टेटमेंट्स दी थीं, उन्हें गवर्नमेंट ने तुरंत बैन कर दिया था। 1968 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जब इस बैन को हटाया गया तो नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने जेल से रिहा होने के बाद गोडसे की दलील को एक किताब के रूप में पब्लिश किया, जिसका टाइटल था व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी। इस किताब में एक जगह गोडसे ने कहा था कि गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने पिता होने के कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार कर देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। आगे गोडसे ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि गांधी की हत्या करने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और लोग मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि गांधी के बिना भारतीय राजनीति प्रैक्टिकल रिटाइट करने में सक्षम और आर्म्ड फोर्सेस के साथ मजबूत होगी और भारत पाकिस्तान के अत्याचारों से बच जाएगा। गोडसे का बयान सच के करीब था, यह सच से बहुत दूर। इसका आंकलन तब से लेकर आज तक हर कोई अपने अपने हिसाब से करता रहा है। गोडसे को लेकर लोग कभी एकमत नहीं हो सके। किसी की नजर में वह हीरो है तो कोई उसे आजाद भारत का पहला टेररिस्ट मानता है। आप गोडसे को किस नजर से देखते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं।